Hello students, today we are going to discuss moving coil galvanometer. What is moving coil galvanometer? It is a device used for measurement and detection of very small current in the circuit. यानी किसी सर्किट में बहुत ही छोटी करंट फ्लो कर रही हो तो उसके डिटेक्शन के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो थियरी होती है या जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल प्लेस किया हुआ है, ये कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया हुआ है तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है और इस टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है NIAB साइन थीटा। यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर दिया तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है और मैक्सिमम टार्क इसके ऊपर लगता है, दैट इज इक्वल टू NIAB। यही इसकी थियरी है, दैट इज अ करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क when placed in uniform magnetic field and that torque is given by tau is equal to NIAB sin theta। ये इसकी थियरी है। Now come to its construction। इसमें एक कॉइल होती है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर कॉइल लिया हुआ है, सर्कुलर कॉइल भी ली जा सकती है, जो कि थीन इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की इस तरह के टर्न्स जो है नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर रैप किया जाता है। इसको हमने एक थीन फास्फर ब्रॉन्ज वायर से सस्पेंड किया हुआ है जिसका कनेक्शन हमने टॉर्सन हेड से कर लिया है और यहाँ इसको टर्मिनल T1 से कनेक्ट कर दिया, यानी यहाँ पे इससे हम करंट फ्लो करा सकते हैं इस सर्किट में। इसका जो लोअर एंड है इसको हमने हाईली इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट करके और इसका कनेक्शन टर्मिनल T2 से कर दिया है। तो इस तरह से ये कनेक्शन किया गया है। इस कॉइल को हम पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रख देते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रखा गया। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है। दूसरा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक दूसरे तरह का भी बनाया जाता है जो वेस्टर्न टाइप होता है, उसमें पॉइंटर बना होता है। दोनों की थियरी वर्किंग दोनों सिमिलर होती है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। तो हम लोग इस सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को देखेंगे। अभी जैसे इसमें करंट फ्लो कराई जाती है, इसमें जैसे ही करंट फ्लो करती है, ये करंट कैरिंग कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है इसके ऊपर टॉर्क लगता है और इस टॉर्क के चलते इसमें डिफ्लेक्शन होता है। इस टॉर्क के चलते इसमें डिफ्लेक्शन होता है और जैसे ही डिफ्लेक्शन होता है, पहले तो हम देखें कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता कितना है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ये फार्मूला है वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल, A इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग रेडियल लेते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया जाता है? ये जो हॉर्सशू मैग्नेट लिया गया है इसकी कटिंग जो है इस तरह के कॉनकेव, सिलिंड्रिकल कॉनकेव कटिंग होती है और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये कॉइल की प्लेन है। इस पे हमने इस तरह से कॉइल बना लिया है, ये कॉइल की प्लेन है। यहाँ पे आप देखें कि हर कंडीशन में जो कॉइल की प्लेन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के ये पैरेलल है।
और जब हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर होगा, इसका जो नॉर्मल होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू, दैट इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। तो इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी टार डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू NIAB sin 90 एंड sin 90 इज इक्वल टू 1। अब हमें यह देखना होगा कि जब हम इसे डिफ्लेक्ट करेंगे, जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो इस फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में, इस इलास्टिक स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आएगी और जब आप इसमें ट्विस्टिंग क्रिएट करोगे तो इसमें रिस्टोरिंग, इलास्टिक फैक्टर के कारण रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है रिस्टोरिंग टार्क के द्वारा बैलेंस कर लिया जाएगा। पहले तो हम देखते हैं कि रिस्टोरिंग टार्क, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फाई ट्विस्टिंग हो रही है, फाई रेडियन ट्विस्टिंग हो रही है और हम ये मान रहे हैं कि रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू जो है C है। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट इज C। हमने C माना हुआ है। तो उस कंडीशन में फाई ट्विस्ट के लिए जो रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग टार्क, उसकी वैल्यू हो जाएगी C फाई। अभी अभी हमने कहा कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, इसको समझ लेंगे आप कि यूनिट रेडियन ट्विस्ट पे रिस्टोरिंग टार्क C प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमने एज्यूम किया हुआ, टॉर्सनल कांस्टेंट हमने जो है एज्यूम किया हुआ है। तो 5 डिग्री ट्विस्ट जब करेंगे तो इसमें रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा C मल्टी 5। अब यहां पे इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टार्क, रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो जब इक्विलिब्रियम में ये दोनों टार्क एक दूसरे को बैलेंस इक्विलिब्रियम में हमने बताया कि रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टार्क और रिस्टोरिंग टार्क की वैल्यू C फाई, डिफ्लेक्टिंग टार्क NIAB। अब यहां पे I की वैल्यू जो होगी, I इज इक्वल टू C अपान NAB मल्टी 5। अब C कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। इसको एक नया कांस्टेंट हम एज्यूम कर ले रहे हैं K, जिसको हम लोग रिडक्शन फैक्टर या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। I इज इक्वल टू K5, यानी करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट। अब यहां से हम K की वैल्यू इसमें प्लेस करके और फाई की वैल्यू प्लेस करके करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाई को फाइंड करने के लिए हम लोग लैंप एंड स्केल मेजरमेंट जो है यूज़ करते हैं। ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे एक टी शेप में स्टैंड होगा जिसके ऊपर स्केल लगी होगी और यहाँ पे बिल्कुल जो है 0 डिग्री डिफ्लेक्शन होगा और जैसे ही इसमें करंट हम फ्लो कराएंगे, जो इसमें रोटेशन होगा उसके कारण जो रिफ्लेक्टेड लाइट स्पॉट होगा वो भी डिफ्लेक्ट होगा। अगर इसमें फाई ट्विस्ट हो रहा है तो मिरर भी जो है 5 डिग्री ट्विस्ट करेगा, यानी रिफ्लेक्टेड स्पॉट 2 डिग्री ट्विस्ट कर जाएगी और उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे? अभी हमने बताया कि 5 डिग्री ट्विस्टिंग में मिरर 5 डिग्री
रोटेट करेगा और 5 डिग्री जब रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड जो स्पॉट है, जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट है, हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि d डिस्टेंस ये डेविएट हो गया, ये 2 फाई होगा। मिरर को जब हम फाई से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड स्पॉट, रिफ्लेक्टेड लाइट 2 फाई से रोटेट कर जाएगी। यहाँ tan 2 फाई इज इक्वल टू, हम ये डिस्टेंस कैपिटल D एज्यूम कर ले रहे हैं, d अपान कैपिटल D। फाई की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो tan 2 फाई को हम 2 फाई लिख सकते हैं। 2 फाई इज इक्वल टू D अपान कैपिटल D, सो फाई इज इक्वल टू D अपान 2 कैपिटल D। यहाँ से हम फाई रेडियन में फाइंड करके, और जो फार्मूला हमारा है I इज इक्वल टू K फाई, इसमें हम प्लेस करके और करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ जो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अभी अभी हमने बताया NIAB इज इक्वल टू C फाई, तो फाई अपान आई कितना होगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या होगा? जो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होगा वो होगा NAB अपान C। यही गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी होती है। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह से डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाई अपान V। इसको हम लोग लिख लेंगे फाई अपान IR, एंड दिस विल बी NAB अपान C मल्टी कैपिटल R। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। इन दोनों एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू बढ़ानी होगी, एरिया बढ़ानी होगी, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना होगा और C की वैल्यू को कम करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, हम NA को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उस केस में हमारा जो गैल्वेनोमीटर होगा वो बल्की हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। इसलिए करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करते हैं और थीन फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप यूज़ करते हैं। ये हाईली इलास्टिक होती है। थीन फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के चलते C की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है और करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ कर ली जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।